हेलो एवरीवन। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कॉम्पिटेंसी फॉर टीचिंग। टीचिंग के लिए जो कॉम्पिटेंसी चाहिए उसकी हम बात करेंगे कि टीचिंग के लिए क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। ए कॉम्पिटेंट टीचर मतलब जो सक्षमता आप कह सकते हो कॉम्पिटेंसी को। तो ए कॉम्पिटेंट टीचर इज सपोज टू हैव सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेनी एरियाज। These different characteristics can be understood by dividing them in following 4 areas. इनको 4 एरियाज में जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी सक्षम टीचर की, कॉम्पिटेंट टीचर की, तो वो 4 एरियाज में डिवाइड की हैं। वो 4 एरियाज क्या क्या हैं एक बार हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहला कॉम्पिटेंसी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर में कॉम्पिटेंट होना चाहिए टीचर। जब तक उसे सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज नहीं होगी तब तक टीचर पढ़ाएगा क्या। कॉम्पिटेंसी ऑफ टीचिंग स्किल। जब सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज है और उसे टीचिंग स्किल्स नहीं आते तो भी वो कुछ मतलब आउटपुट नहीं दे पाएगा, तो टीचिंग स्किल्स भी उसे आने चाहिए। कॉम्पिटेंसी ऑफ टीचिंग बिहेवियर। उसके अंदर टीचिंग बिहेवियर होना चाहिए, यानी ये नहीं कि उसका बिहेवियर जो है वो बहुत ज्यादा अकड़ू हो या कुछ इस टाइप का, तो बिहेवियर भी टीचिंग बिहेवियर होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, और उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग की, यानी वो जो भी प्रॉब्लम आए उसे फेस कर पाए और उसे सॉल्व कर पाए। द फॉलोइंग आर गुड क्वालिटीज ऑफ टीचिंग लर्निंग। और नीचे जो है वो टीचिंग लर्निंग की गुड क्वालिटीज दी हैं। कौन सी हैं? मैनेजिंग क्लासरूम एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। सबसे पहले तो क्लासरूम एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज्ड ढंग से मैनेज करना चाहिए। दूसरा है डायनेमिज्म इन टीचिंग स्टाइल। जो टीचिंग स्टाइल है उसमें डायनामिक होना चाहिए टीचर, बहुत मतलब खास होना चाहिए, तो डायनामिज्म होना चाहिए टीचिंग स्टाइल के अंदर। यहां जो डायनेमिज्म है उसका एक अर्थ आप गतिशीलता भी ले सकते हो। गतिशीलता यानी टीचिंग में गतिशीलता होनी चाहिए, वो स्टैटिक नहीं हो। वार्मथ एंड एक्सेप्टेंस इन टीचिंग। वार्मथ होनी चाहिए टीचिंग, मतलब जोश से भरी, और एक्सेप्टेंस उसके अंदर होनी चाहिए, यानी अगर कोई नई सिचुएशन आती है, कोई नई बात आती है तो उसे टीचर एक्सेप्ट कर ले। फ्लेक्सिबिलिटी इन टीचिंग। टीचिंग के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, यानी टीचर में फ्लेक्सिबिलिटी जब तक नहीं होगी, स्टूडेंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी जब तक नहीं होगी तब तक टीचिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। क्रिएटिव टीचिंग स्टाइल, और टीचिंग स्टाइल बहुत ही क्रिएटिव होना चाहिए। तो ये गुड क्वालिटीज हैं किसकी? टीचिंग की। क्लियर है? तो इसमें जो है हमने यही देखा कि 5 चीजें तो गुड क्वालिटीज हैं, 4 ये कॉम्पिटेंसी हैं टीचर की। पहला टीचिंग स्किल में सब्जेक्ट मैटर में कॉम्पिटेंट होना चाहिए। दूसरा टीचिंग स्किल्स में कॉम्पिटेंट होना चाहिए। तीसरा बिहेवियर जो है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। और चौथा जो है वो उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग में टीचर कॉम्पिटेंट होना चाहिए। इसके बाद जो गुड क्वालिटीज हैं उनमें क्या क्या है? ऑर्गेनाइज्ड मैनर से एक्टिविटीज हो, डायनामिक हो टीचिंग स्टाइल, वार्मथ एंड एक्सेप्टेंस हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, क्रिएटिव टीचिंग स्टाइल हो। ऑन द होल, पूरे रूप से, मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स हैव पॉइंटेड आउट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग। ये जो यहां जो दिए हुए हैं हमारे पास, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो रिसर्चर्स ने बताई हैं कि इफेक्टिव टीचिंग के लिए ये चीजें जरूरी हैं। Thus, a good teacher is expected to possess following characteristics. तो एक अच्छे टीचर में ये जो नीचे जो क्वालिटीज दी हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं देख लेते हैं। A to H, यानी ये टोटल 8 हैं। अब इन 8 में क्या क्या है वो देखिए। इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी, जो भौतिकवाद है, बौद्धिकवाद जो है वो होना चाहिए, यानी बुद्धि उसकी एफिशिएंट हो। क्रिएटिव हो टीचर, फ्लेक्सिबल हो, पर्सनल रेपो हो उसके अंदर। पर्सनल रेपो होता है एक ऐसी कोई सिचुएशन जिसके अंदर जो क्लोज रिलेशनशिप होती है, जैसे स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होती है, तो इसमें एक दूसरे की फीलिंग को वो समझ सकें, तो पर्सनल रेपो उसकी होनी चाहिए। इन्वॉल्वमेंट हो टीचर, मतलब इन्वॉल्व होके पढ़ाए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मोटिवेशन उसके अंदर होना चाहिए, मतलब वो पूरे कॉन्फिडेंस से पढ़ाए और
स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी कर पाए। टेक्निक्स एज वेल एज मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, मतलब टीचर के अंदर प्रेजेंटेशन की कुछ अपनी टेक्निक्स और अपने कुछ मेथड्स उसने डेवलप कर रखे हों, या दूसरे टेक्निक्स और मेथड्स जो जांचे परखे हैं उनको वो सही ढंग से लागू कर पाता हो, तभी जाके एक अच्छी टीचिंग जो है टीचर करवा सकता है। यानी बौद्धिक, क्रिएटिव, फ्लेक्सिबल, पर्सनल रेपो, इन्वॉल्वमेंट, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन और प्रेजेंटेशन, अच्छी प्रेजेंटेशन टीचर दे पाए। तो ये सारी की सारी क्वालिटीज हैं एक अच्छे टीचर की। नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को समझते हैं। टीचिंग लर्निंग हैज 4 एस्पेक्ट्स, इसमें 4 एस्पेक्ट होते हैं। पहला तो टीचर, दूसरा स्टूडेंट, ठीक है, टीचर और स्टूडेंट के बिना तो मतलब टीचिंग होएगी ही नहीं। तीसरा है जो लर्निंग प्रोसेस चलेगा, और लर्निंग सिचुएशन, ठीक है। ये 4 चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, किसमें, टीचिंग लर्निंग में। क्या, टीचर, स्टूडेंट, लर्निंग प्रोसेस और लर्निंग सिचुएशन। द टीचर क्रिएट्स द लर्निंग सिचुएशन फॉर द स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट के लिए लर्निंग सिचुएशन क्रिएट करता है। द प्रोसेस इज द इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर, ये जो प्रोसेस है वो एक इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच का। टीचिंग इन लर्निंग रिलेशनशिप और इंटरेक्शन मे बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। इस डायग्राम की हेल्प से आप समझिए कैसे ये टीचिंग लर्निंग होती है, कैसे ये टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप या जो इंटरेक्शन होती है स्टूडेंट टीचर के बीच में वो किस तरह होती है। टीचर डेवलपमेंट, मतलब टीचर की डेवलपमेंट होती है, इधर से प्यूपिल की डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट दोनों की होती है। ये जो है आउटर एरिया, इसे मान के चलो आप टीचिंग लर्निंग, ठीक है। इस टीचिंग लर्निंग के अंदर टीचर इन्वॉल्व होता है, इधर से स्टूडेंट इन्वॉल्व होता है। ये स्टूडेंट का एरिया है, ये टीचर का एरिया है, ठीक है। और ये जो अंदर का एरिया है इसे आप मान के चलो लर्निंग प्रोसेस। ये तो टीचिंग लर्निंग, पूरी टीचिंग लर्निंग ये है, ठीक है। या इसे आप टीचिंग लर्निंग ना मान के इसे आप लर्निंग सिचुएशन भी मान सकते हो, क्लियर है। तो जो लर्निंग सिचुएशन के अंदर फिर जो लर्निंग प्रोसेस चलता है, लर्निंग सिचुएशन मतलब ये मान लीजिए क्लासरूम है, उसके अंदर ये लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। इस लर्निंग प्रोसेस में टीचर ने कुछ दिया, ठीक, तो कुछ बातें स्टूडेंट्स ने एक्सेप्ट की, ग्रहण की। टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में तो दोनों ही हैं, टीचर भी है, स्टूडेंट भी है, लेकिन उस टीचिंग लर्निंग सिचुएशन के अंदर जो प्रोसेस चला लर्निंग का, उस प्रोसेस में कितनी इन्वॉल्वमेंट टीचर की रही और कितनी इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट की रही, ये देखना होता है, और यही जाके हमारा आउटकम आता है, क्लियर है। तो ये जो है, ये रेड कलर में ये और ये हमारा आउटकम है, जिसमें टीचर ने कितना इन्वॉल्वमेंट दिखाया और स्टूडेंट ने कितना इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाया, क्लियर है। नेक्स्ट, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज ए मीन्स, ये एक साधन है, थ्रू विच, जिसके माध्यम से द टीचर, द लर्नर, द करिकुलम एंड other variables are organized in a systematic manner to attain predetermined goals and objectives। इस साधन के अंदर क्या क्या आता है, टीचर आता है, लर्नर, करिकुलम और अदर वेरिएबल्स, इन सब चीजों को एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक मैनर में थोड़ा सा मतलब ढंग से रखा जाता है, ताकि जो प्री डिटरमाइंड पहले से फिक्स किए हुए गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें प्राप्त किया जा सके। और वो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज लाना, पॉजिटिव चेंज लाना, उसे अटेन करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए इन सब चीजों को ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स
और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एक ही बात है। तो देखिए टीचिंग ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी ने 7 यहां पर टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। वो क्या क्या हैं? एनसीईआरटी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग 7 नहीं है, 6 इन्होंने दिए हैं, क्योंकि ये नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है। यहां पर नंबर 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, तो 7 निकल रहा है। 6 इन्होंने टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिए हैं। किसने? एनसीईआरटी ने। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी ने कितने टीचिंग ऑब्जेक्टिव या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कितने दिए? 6। पहला है नॉलेज, दूसरा है परसेप्शन, मतलब पहले नॉलेज दी जाए, फिर उसके बाद परसेप्शन आए। परसेप्शन मतलब अनुभूति, उस चीज को समझना। फिर एप्लीकेशन आए, समझने के बाद उस चीज को बच्चा अप्लाई कर पाए और फिर उसके स्किल डेवलप हो। फिर एप्टीट्यूड, और उसके बाद एटीट्यूड आए। तो एप्टीट्यूड जो है उसे हम कहेंगे जो अभिक्षमता कह लीजिए या सहज रुझान कह लीजिए, किसी भी चीज की तरफ उसका रुझान बने, लर्निंग की तरफ उसका रुझान बने, उसमें इंटरेस्ट पैदा हो, और इसे कहते हैं हम मनोवृत्ति। एटीट्यूड, यानी उसका एटीट्यूड भी ठीक बने, यानी जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग है किसी भी चीज के प्रति वो सही हो जाए। नंबर 2, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी होता है जो क्लासिफिकेशन होती है, या ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। ब्लूम ने टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से क्लासिफाई किया है वो एक बार देखते हैं। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी वाज क्रिएटेड इन 1956। ध्यान रखना है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स वाज क्रिएटेड इन 1956 under the leadership of educational psychologist डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम। तो किसने की थी? डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने। इन ऑर्डर टू प्रोमोट हायर फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग इन एजुकेशन, ताकि किसको प्रोमोट किया जा सके, किसको बढ़ावा दिया जा सके? जो थिंकिंग की हायर फॉर्म्स हैं एजुकेशन के अंदर, शिक्षा के अंदर, उनको बढ़ावा दिया जा सके। सच एज, और वो हायर थिंकिंग की हायर फॉर्म्स कौन सी हैं? एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रोसीजर्स एंड प्रिंसिपल्स, सिद्धांत। मतलब बच्चा एनालाइज कर पाए, इवेल्युएट कर पाए, ये दोनों एक ही चीज होती हैं। किनका? कॉन्सेप्ट्स का। जो भी कॉन्सेप्ट उसको दिए जाते हैं उनको एनालाइज और इवेल्युएट कर पाए, प्रोसेसेस चले, प्रोसीजर चले, और प्रिंसिपल क्रिएट कर पाए, बच्चा सिद्धांत कुछ क्रिएट कर पाए। इन सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए ब्लूम ने टेक्सोनॉमी बनाई, ब्लूम ने क्लासिफिकेशन किया। किसका? टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स का या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का। रादर देन जस्ट रिमेंबरिंग फैक्ट्स, रोट लर्निंग, मतलब इन सिर्फ रोट लर्निंग की बजाय किस किस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए? समझ को, समझ की हायर फॉर्म्स को बढ़ावा दिया जाना जरूरी होता है। इट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड व्हेन डिजाइनिंग एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस। जब भी आमतौर पर एजुकेशनल ट्रेनिंग या लर्निंग प्रोसेसेस को डिजाइन किया जाता है तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को ध्यान में रखा जाता है। इट इज ए सेट ऑफ 3 hierarchical models used to classify educational learning objectives into levels of complexity and specificity। मतलब कॉम्प्लेक्स और विशेषताएं, यानी जटिलताओं और विशेषताओं के रूप में वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। 3 हैं ये, ठीक है। इन्होंने 3 सेट बनाए हैं, 1, 2, 3, इस तरह से 3 सेट बनाए हैं। और इन 3 सेट्स में जो सबसे लोअर चीज है उसे नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, इस तरह से करते हुए आए हैं। मतलब जटिलता और विशिष्टता के हिसाब से वो चीजें ऊपर 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 रखी गई हैं इनकी टेक्सोनॉमी में। अब यहां पर क्या है? दूसरा इन्होंने क्या कहा है कि हायरार्किकल है, यानी जैसे वंशानुगत, एक तरह से श्रेणीबद्ध तरीके से इसे डिसाइड किया है ब्लूम ने।
अब देखिए वो तीन क्या क्या चीजें हैं। द थ्री लिस्ट्स कवर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। ये तीन है, तीन लिस्ट बनाई है। पहली कॉग्निटिव, दूसरी अफेक्टिव, तीसरी साइकोमोटर। कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, तो ये तीन डोमेन इन्होंने बनाए हैं। दिस टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग बिहेवियर्स मे बी थॉट ऑफ एज द गोल्स ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है उसे क्या माना जा सकता है? गोल्स ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। दैट इज आफ्टर ए लर्निंग एपिसोड। इसका अर्थ क्या है कि एक लर्निंग एपिसोड चला, एक पीरियड चला, उसमें टीचर ने पढ़ाया और बच्चों ने उसमें लर्न किया, मतलब जो कुछ उसने सिखाया बच्चों ने सीखा। उसके बाद क्या होता है? द लर्नर शुड हैव एक्वायर्ड ए न्यू स्किल, नॉलेज एंड और एटीट्यूड। जब वो क्लास खत्म हो तो उसके बाद जो बच्चा है उसने ये सीख लिया हो, क्या सीख लिया हो? उसके अंदर नए स्किल्स आ गए हो, नई नॉलेज आ गई हो और नया थोड़ा सा एटीट्यूड में भी उसके विकास हुआ हो। द थ्री डोमेन्स ऑफ लर्निंग। अब ये जो नीचे हैं तीन डोमेन ऑफ लर्निंग, तीनों ही डिस्कस किए गए हैं। ब्लूम एंड हिज कलीग्स आइडेंटिफाइड थ्री डोमेन्स ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज ऑफ लर्निंग। पहला कॉग्निटिव, जो कि दिमाग से, ज्ञान से संबंधित है, ठीक है, ये ज्ञान से संबंधित है, संज्ञानात्मक बोलते हैं इसको। अफेक्टिव, ये किससे संबंधित है? जो इमोशनल एरियाज और फीलिंग्स हैं उनके ग्रोथ से संबंधित है। एटीट्यूड और सेल्फ, इसी में एटीट्यूड आता है, मतलब फीलिंग्स, इमोशंस, वो सारी की सारी चीजें इसी में आती हैं, मतलब खुद का और एटीट्यूड का विकास। साइकोमोटर, ये जो साइकोमोटर होता है ये मेंटल एंड फिजिकल स्किल्स होते हैं जिनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये इनसे रिलेटेड हैं। अब देखते हैं कॉग्निटिव डोमेन को। कॉग्निटिव डोमेन को देखने से पहले एक बार ये जो ब्लूम की टेक्सोनोमी है इसे एक बार देख लेते हैं कि क्या है। ये सोर्स लिया गया है ब्लूम 1984, ठीक है, तो ये वहां से, मतलब ब्लूम की उसी से कोई बुक होगी उससे ये लिया गया है। अब देखिए ब्लूम्स डोमेन ऑफ लर्निंग, हायर ऑर्डर स्किल्स आर ऑन टॉप। जो हायर ऑर्डर है या जो हायर स्किल्स हैं वो टॉप पे हैं। दैट मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी और सुपरफिशियलिटी उसके हिसाब से टॉप 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 पे आते जाती हैं चीजें। तो पहला क्या है? परसेप्शन, दूसरा सेट, तीसरा गाइडेड रिस्पॉन्स, चौथा मैकेनिज्म, पांचवा है कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, एडेप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये हैं साइकोमोटर में। कॉग्निटिव में पहले नॉलेज, फिर कॉम्प्रिहेंशन, फिर एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। अफेक्टिव में रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजिंग। तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि ये सब चीजें हैं क्या। ब्लूम की जो डोमेन है उसको देख लेते हैं। यहां से कॉग्निटिव डोमेन से स्टार्ट करेंगे। जो कॉग्निटिव डोमेन ब्लूम का था वो क्या था? द कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व्स नॉलेज एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल्स। किन किन चीजों को इन्वॉल्व करता था ये इन्वॉल्व करता था आपके डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल्स को और नॉलेज को, ज्ञान और बौद्धिक जो कुशलता है उससे ये रिलेटेड है। क्योंकि ये ज्ञान से रिलेटेड है तो देखिए दिमाग संबंधी चीजों से ही ये रिलेटेड होगा, बुद्धि और ज्ञान से ये रिलेटेड था। दिस इंक्लूड्स द रिकॉल और रिकॉग्निशन ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स। ये किसको इंक्लूड करता है? कुछ फैक्ट्स, प्रोसीजरल पैटर्न्स और कॉन्सेप्ट्स, इनको याद करने का, रिकॉल करने का, दोबारा से याद करने का, रिकॉग्निशन करने का, इनको पहचानने का, मतलब किन किन चीजों को? कुछ फैक्ट्स को, प्रोसीजर को, कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से याद करना या उन्हें पहचानने को इन्वॉल्व करती है ये चीज। दैट सर्व्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज एंड स्किल्स। और ये चीजें किसमें
वो करती हैं, ये सर्व करती हैं किस चीज में, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज और स्किल्स की डेवलपमेंट में। जो बौद्धिक विकास है उस बौद्धिक विकास में ये चीजें एक तरह से अपना रोल निभाती हैं। कौन सी? रिकॉल और रिकॉग्निशन। लेकिन ये रिकॉल और रिकॉग्निशन किन चीजों की? स्पेसिफिक फैक्ट्स की, प्रोसीजरल पैटर्न की और कॉन्सेप्ट्स की। आगे कहता है देयर आर 6 मेजर कैटेगरीज ऑफ कॉग्निटिव एंड नहीं आएगा यहां पर, कॉग्निटिव प्रोसेस। अब कॉग्निटिव प्रोसेस की 6 मेजर कैटेगरीज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। कॉग्निटिव की 6 इन्होंने कैटेगरीज बताई। पहला नॉलेज, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा एप्लीकेशन, चौथा एनालिसिस, पांचवा सिंथेसिस और छठा इवेल्युएशन। अब ब्लूम के अलावा ये नीचे दिखा देता हूं मैं आपको, दूसरा है एंडरसन जो था उसने भी ये डेवलप किया था। तो एंडरसन एंड कैरेथवोल 2001 have made some apparently minor, थोड़ा सा माइनर था, but actually significant modification in the cognitive domain to come up with। इन्होंने cognitive domain की जो है मॉडिफिकेशन की थी। किसने? इन दो लोगों ने, एंडरसन ने और कैरेथवोल ने 2001 में इन्होंने ये इसकी क्लासिफिकेशन मॉडिफिकेशन की थी। थोड़ी माइनर थी लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट थी। अब इन्होंने देखिए पहला क्या कहा है? रिमेम्बरिंग, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा अप्लाइंग, चौथा एनालाइजिंग, पांचवा इवेल्युएटिंग और छठा क्रिएटिंग। बताए इन्होंने भी 6 ही, ब्लूम ने भी 6 ही बताए हैं। ये रिवाइज्ड वर्जन भी इसको कह सकते हो, किसका? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन का रिवाइज्ड जो एडिशन है, रिवाइज्ड जो वर्जन है वो ये है। 2001 में ये आया और इसे कौन लेकर आया? एंडरसन एंड कैरेथवोल। चलिए देखते हैं 6 कंपोनेंट्स जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी के हैं उनको डिस्कस करते हैं। 6 कंपोनेंट्स included in cognitive domain of revised version of Bloom's taxonomy can be explained as following। ये जो 6 रिवाइज्ड वर्जन में आए थे उनको कैसे एक तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है? पहला रिमेम्बरिंग। चलिए तो ब्लूम वाले बच गए, एक बार उनको देख लेते हैं उनमें क्या है। ये तो रिवाइज्ड दिए ना इन्होंने, एक बार ये ब्लूम वाले डिस्कस कर लेते हैं। ब्लूम वाले में है, पहला है नॉलेज, ज्ञान। बच्चे को ज्ञान दिया जाए, फिर उसकी कॉम्प्रिहेंशन हो, मतलब पहले ज्ञान फिर समझ, बच्चा उस चीज को समझे, फिर है एप्लीकेशन, उस चीज को लागू करे, अप्लाई करे कहीं पर, फिर है एनालिसिस यानी उस चीज का एनालाइज करे, बिल्कुल टुकड़ों में तोड़कर उसको समझे, एनालाइज करे, ठीक है। फिर है सिंथेसिस, फिर एनालाइज्ड जो है नॉलेज का जो एनालिसिस है उसको सिंथेसाइज करे, एक जगह पर इकट्ठा कर ले। और फिर है इवेल्युएशन, फिर उस चीज की इवेल्युएशन करे यानी उसको एक तरह से जांचे परखे, भाई कितना सीखा कितना नहीं सीखा क्या है। अब देखते हैं जो ये रिवाइज्ड वर्जन है उसकी क्या क्या जो 6 के 6 एस्पेक्ट्स हैं उनको एक बार पढ़ लेते हैं। पहला है रिमेम्बरिंग, वहां था नॉलेज। इट इन्वॉल्व्स exhibiting memory of learned materials। जो ये प्रोसेस है रिमेम्बरिंग जो है ये क्या दिखाती है? मेमोरी को दिखाती है, जो लर्न मटेरियल है उसकी, बाय रिकॉलिंग फैक्ट्स, टर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड आंसर्स। जिसमें क्या करना होता है? स्टूडेंट को रिकॉल करना होता है, दोबारा से याद करना होता है फैक्ट्स को, टर्म्स को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और आंसर्स को। मान लीजिए बच्चे ने याद कर लिया, रिमेम्बरिंग कर ली, एग्जाम है तो एग्जाम में कितना वो रिकॉल कर पाता है, किस किस चीज को? पहला फैक्ट्स को, फिर टर्म्स को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और आंसर्स को, कितना वो रिकॉल कर पाता है वो चीज संबंधित है रिमेम्बरिंग से। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, सॉरी
अंडरस्टैंडिंग, डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स, ये जो हिस्सा है ये किस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करता है, किस चीज को दिखाता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स आइडियाज, फैक्ट्स और आइडियाज की अंडरस्टैंडिंग को बाय ऑर्गेनाइजिंग, कंपेयरिंग, ट्रांसलेटिंग, इंटरप्रेटिंग, गिविंग डिस्क्रिप्शंस एंड स्टेटिंग द मेन आइडियाज। जो भी फैक्ट्स और आइडियाज बच्चे को दिए गए हैं, अंडरस्टैंडिंग में उसे क्या करना होता है, उन फैक्ट्स और आइडियाज को ऑर्गेनाइज करना होता है, एक दूसरे के साथ कंपेयर करके देखना होता है, उन्हें वो अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी कर सकता है। ट्रांसलेशन के बिना तो खैर समझ में आता नहीं है। जब भी इंसान समझता है कोई भी चीज को, आप कुछ भी कर लें, वो उसे अपनी मदर टंग में जरूर समझेगा, फिर उसको इंटरप्रेट करेगा, अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन करेगा, फिर जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो देगा और स्टेटिंग मेन आइडियाज, और मेन आइडियाज को उसमें से निकालेगा। अंडरस्टैंडिंग में ये आता है। तीसरा है अप्लाइंग, यूजिंग एक्वायर्ड नॉलेज, जो ज्ञान ग्रहण किया गया है उसको इस्तेमाल करना अप्लाइंग कहलाता है। सॉल्व प्रॉब्लम्स इन न्यू सिचुएशंस बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज, फैक्ट्स, टेक्निक्स एंड रूल्स। जो नई सिचुएशन कोई भी क्रिएट होती है, एक सिचुएशन टीचर ने क्रिएट की, उस बच्चे को कुछ समझाया, फिर लाइफ में कोई भी नई सिचुएशन उसके सामने दोबारा से वैसे ही क्रिएट होगी, तो वो उस ग्रहण किए हुए ज्ञान को वहां पर अप्लाई करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। यानी उस ग्रहण किए हुए ज्ञान में क्या क्या चीजें आती हैं, नॉलेज, फैक्ट्स, टेक्निक्स एंड रूल्स, ये सब अप्लाई करके वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, दैट इज नोन एज अप्लाइंग। नेक्स्ट है एनालाइजिंग, examine and break information into parts by identifying motives or causes। क्या मोटिव है, क्या लक्ष्य है, क्या कारण है उस चीज के, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो इंफॉर्मेशन बच्चे को मिली है उसको वो टुकड़ों में तोड़ सके। मेक इन्फ्रेंसेस, उससे कुछ समझ पैदा कर सके। एंड फाइंड एविडेंस टू सपोर्ट जनरलाइजेशन, और जो जनरल आइडिया बनता है उसको सपोर्ट करने के लिए उसे कुछ एविडेंस भी मिल पाए, कुछ उसे सबूत मिल पाए, यानी वो लाइफ से कुछ एविडेंस ले पाए और फिर उस जनरलाइज फैक्ट को, जनरलाइज आइडिया को सपोर्ट कर पाए, दैट इज नोन एज एनालाइजिंग। फिर है सिंथेसाइजिंग, बिल्ड्स ए स्ट्रक्चर और पैटर्न फ्रॉम डाइवर्स एलिमेंट्स, जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं टुकड़ों में तोड़ लिया, ये डाइवर्स एलिमेंट्स हो गए, इनको मिलाकर एक करके एक स्ट्रक्चर बना लेना, वो कहलाता है सिंथेसाइजिंग। इट ऑल्सो रेफर्स द एक्ट ऑफ पुटिंग पार्ट्स टुगेदर टू फॉर्म ए होल, ये पार्ट्स को इकट्ठा रखकर एक चीज बना लेना उसे भी रेफर करता है। कंपाइल इंफॉर्मेशन टुगेदर इन डिफरेंट वे बाय कंबाइनिंग एलिमेंट्स इन अ न्यू पैटर्न और proposing alternative solutions। Compile information together in different way, जो information मिली उसको एनालाइज किया, टुकड़ों में तोड़ा, फिर उसे दूसरे तरीके से उस नॉलेज को वो कंपाइल कर पाए, एक साथ जोड़ पाए। कंबाइनिंग एलिमेंट्स इन अ न्यू पैटर्न, एलिमेंट्स को नए पैटर्न से, नए ढंग से जोड़ पाए, और प्रोपोजिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, और प्रपोज कर पाए, ग्रहण कर पाए, ले पाए दूसरे सॉल्यूशन, जो अल्टरनेटिव हैं उसके अलावा जो दूसरे वैसे ही सॉल्यूशंस हैं उनको वो बच्चा ले पाए। नेक्स्ट है इवेल्युएटिंग, प्रेजेंट एंड डिफेंड ओपिनियंस बाय मेकिंग जजमेंट्स अबाउट इंफॉर्मेशन, वैलिडिटी ऑफ आइडियाज और क्वालिटी ऑफ वर्क बेस्ड ऑन ए सेट ऑफ क्राइटेरिया। एक क्राइटेरिया सेट करे बच्चा या टीचर कर ले, उस बेस्ड क्राइटेरिया के ऊपर, उस सेट ऑफ क्राइटेरिया के ऊपर चीजों को जज किया जाए, उनका जजमेंट किया जाए, किसका, इंफॉर्मेशन का, वैलिडिटी ऑफ आइडियाज का, कि जो आइडिया मिला है ये वैलिडेट भी है या मतलब वैसे ही दे दिया, और क्वालिटी ऑफ वर्क, उस काम की क्वालिटी को, इन सब चीजों को इवेल्युएट करना इसी में आता है। अगला है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन, इट इज कंसर्न्ड विद वैल्यूज, किससे रिलेटेड है,
वैल्यूज से रिलेटेड है, और मोर प्रेसाइजली परहैप्स विद परसेप्शन ऑफ वैल्यू issues and ranges from mere awareness receiving through to be able to distinguish implicit values through analysis. देखिए इसमें थोड़ा सा जो है सेंटेंस बड़ा है, ध्यान से समझिए. इट इज कंसर्न्ड विद वैल्यूज, ये एक तो वैल्यूज से, या दूसरा मोर प्रेसाइजली, अगर और ज्यादा मतलब प्रेसाइज ढंग से कहें इसको तो विद परसेप्शन ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज को ग्रहण करने से संबंधित है. इश्यूज को ग्रहण करने से. एंड रेंजेस फ्रॉम मियर अवेयरनेस, और ये कहां से रेंज करता है, कहां से इसकी रेंज आती है, सिर्फ अवेयरनेस से. थ्रू टू बी एबल, किसके माध्यम से होते हुए, कि वो सक्षम बन पाए टू डिस्टिंग्विश इम्प्लिसिट वैल्यूज, कि जो इम्प्लिसिट वैल्यूज हैं उनको वो डिस्टिंग्विश कर पाए बच्चा, उनको अलग कर पाए. इम्प्लिसिट होती हैं जो अस्पष्ट कह लीजिए, कुरूप कह लीजिए, जो अस्पष्ट वैल्यूज हैं, क्लियर वैल्यूज नहीं है, उनको वो अलग कर पाए थ्रू एनालिसिस. और ये वैल्यूज कैसे अलग कर पाएगा वो, एनालिसिस के माध्यम से. तो यहां पर क्या है कि बच्चा जो है वो वैल्यूज को ग्रहण कर पाए, ये वैल्यूज अवेयरनेस से आए, और उसमें प्रोसेस क्या रहे, ये मान लीजिए अवेयरनेस हो गई, ठीक है, ये किसी चीज के माध्यम से आ रही है, तो ये क्या चीज है, ये है यहां पर एनालाइजिंग ऑफ द फैक्ट्स और आइडियाज. एनालाइज करता है बच्चा, और इसमें जो कुछ इम्प्लिसिट वैल्यूज हैं, जो अस्पष्ट वैल्यूज हैं, वो यहीं पर रह जाएं, और उसके पास जो आए वो सही वैल्यूज आए जिनको वो समझ पाए बच्चा. तो ये इससे रिलेटेड है. नेक्स्ट है स्किल्स इन द अफेक्टिव डोमेन डिस्क्राइब द वे पीपल रिएक्ट इमोशनली. जो स्किल्स हैं अफेक्टिव डोमेन में, वो किस चीज को डिस्क्राइब करती हैं, उस तरीके को जिसमें लोग इमोशनल तरीके से रिएक्ट करते हैं. एंड देयर एबिलिटी टू फील अदर लिविंग थिंग्स, और उनकी एबिलिटी दूसरी चीजों को महसूस करने की, दूसरी जो जिंदा चीजें हैं उनको महसूस करने की, पेन को और जॉय को महसूस करने की. यानी ये ऐसे स्किल्स होते हैं जिनमें इंसान इमोशनल तरीके से रिएक्ट करता है और महसूस करता है अपने आसपास के दूसरी लिविंग चीजों को, दुख को और खुशी को. ये इस तरह की स्किल्स होती हैं. यानी ये स्किल्स किससे रिलेटेड हैं, लिविंग थिंग्स को फील करने से, पेन को फील करने से, जॉय को फील करने से, और इमोशनल रिएक्शन मतलब उसका क्या भावात्मक, कैसे वो रिएक्ट करेगा इन सब चीजों के प्रति. तो वो कुशलताएं होती हैं अफेक्टिव डोमेन के अंदर. अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स टिपिकली टारगेट द अवेयरनेस एंड ग्रोथ इन एटीट्यूड. जो अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी उनका गोल क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है, उनका लक्ष्य होता है अवेयरनेस एंड ग्रोथ इन एटीट्यूड, इन इमोशन एंड फीलिंग्स. एटीट्यूड के अंदर, इमोशन के अंदर और फीलिंग के अंदर ग्रोथ करना ही अफेक्टिव जो डोमेन है उसका ऑब्जेक्टिव होता है. ब्लूम एंड हिज एसोसिएट्स, Krathwohl and Maria, presented the classification of affective domain in 1964. There are 5 levels in the affective domain, moving through the lowest order processes to the highest. 5 इन्होंने affective domain की जो लेवल है वो बताए हैं, और वो 5 लेवल ऐसे टॉप जो है वो सबसे ऊपर होता है 5th, और लोवेस्ट सबसे नीचे. तो इस तरह से चढ़ते हुए क्रम में इनको रखा गया है. तो देखिए ये 5 कौन से हैं. Components of affective domain of Bloom's taxonomy are explained below. पहला, receiving, the lowest level. The student passively pays attention. Without this level, no learning can occur. Receiving is about the student's memory and
रिकॉग्निशन एज वेल। पहला है रिसीविंग, इसके बिना कोई लर्निंग प्रोसेस हो ही नहीं सकता, यानी ग्रहण करना। ठीक है, अब ग्रहण करने में क्या आता है, इसके अंदर एक तो लर्निंग आती है, ठीक है, वो रिसीव करता है, यहां पर लर्न करता है, मतलब मेमोराइज करता है, एक तरह से आप कह सकते हो लर्न को, मेमोराइज करता है, और रिकॉग्नाइज करता है, कंठस्थ करता है और चीजों को पहचानता है स्टूडेंट इस लेवल के अंदर। तो ये सबसे लोवेस्ट लेवल है और पैसिव रहता है इसमें स्टूडेंट। दूसरा है रिस्पॉन्डिंग, द स्टूडेंट एक्टिविटी the student actively participates in the learning process। इस लेवल के अंदर बच्चा जो है वो एक्टिव तरीके से हिस्सा लेता है लर्निंग प्रोसेस में। नॉट ओनली अटेंड्स टू ए स्टिमुलस, द स्टूडेंट ऑल्सो रिएक्ट्स इन सम वे। जो उत्साहवर्धक चीजें होती है, जो स्टिमुलस होता है, सिर्फ उसे अटेंड ही नहीं करता, यहां पर स्टूडेंट जो है वो रिएक्ट भी करता है। क्लियर है, मतलब रिस्पॉन्स देता है, रिएक्ट करता है। यहां पर वैल्यूइंग में क्या होता है, द स्टूडेंट अटैचेस ए वैल्यू टू एन ऑब्जेक्ट, फिनोमिनन और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। यहां पर स्टूडेंट एक वैल्यू को अटैच करता है, किसके साथ, किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ, किसी फिनोमिनन, किसी घटना के साथ, या किसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ। द स्टूडेंट associates a value or some values to the knowledge they acquired। जो बच्चे होते हैं, the students associate a value or some values to the knowledge they acquired। जो बच्चों ने नॉलेज ग्रहण की है, ठीक है, उसको वो किससे जोड़ते हैं, एसोसिएट करते हैं, वैल्यू से या कुछ वैल्यूज से। क्लियर है, यहां पर नॉलेज को जोड़ा जाता है वैल्यूज के साथ, मूल्यों के साथ। ऑर्गेनाइजिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग आता है, द स्टूडेंट कैन पुट टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज को एक साथ रख सकता है, इंफॉर्मेशन डिफरेंट एक साथ रख सकता है, और आइडियाज एक साथ रख सकता है। अकोमोडेट देम विद हिज हर ओन स्कीमा, जिनको वो अकोमोडेट करता है, एक तरह से ये मान लीजिए कि उनको लेता है, ग्रहण करता है अपने खुद के स्कीमा के अंदर। स्कीमा मतलब जो ढांचा वो बनाता है बच्चा, जो ढांचा, सोच का जो ढांचा बनाता है, उस ढांचे के अंदर बच्चा इन अलग अलग चीजों को एक साथ रख लेता है, डिफरेंट वैल्यूज को, डिफरेंट इंफॉर्मेशन को, डिफरेंट आइडियाज को, इन सब को अकोमोडेट कर देता है, एक साथ रखता है अपने स्कीमा के अंदर। कंपेयरिंग, उनको कंपेयर करते हुए, रिलेटिंग, उनको एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए, इलेबोरेटिंग, उनको बृहत करते हुए, ऑन व्हाट हैज बीन लर्न्ड। और इन सब का बेस क्या होता है, कंपेयर करने का, रिलेट करने का और इलेबोरेट करने का। जो कुछ उसने सीखा है उस आधार पर वो इन सब चीजों को कंपेयर करता है, रिलेट करता है और इलेबोरेट करता है। इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग, यानी वो चीजों को ऑर्गेनाइज करता है अपने ढांचे के अंदर, अपने माइंड के अंदर। जो उसका जो स्कीमा है, जो उसने ढांचा खाका तैयार कर रखा है किसी चीज का, उसके अंदर अलग अलग चीजों को रखकर जो कुछ सीखा है उसके हिसाब से वो कंपेयर, रिलेट और इलेबोरेट करता है। नेक्स्ट है कैरेक्टराइजिंग, द स्टूडेंट एट दिस लेवल ट्राइज टू बिल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। इस लेवल के ऊपर बच्चा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज बिल्ड करने की कोशिश करता है। कैरेक्टराइजेशन के ऊपर, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज का मतलब लगा लीजिए जो स्पष्ट नहीं है, पूरी तरह से आप उसको छू नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, उसे वो क्रिएट करने की यहां पर कोशिश करता है। नेक्स्ट है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन एक्शन बेस्ड होता है। स्किल्स इन द साइकोमोटर डोमेन डिस्क्राइब द एबिलिटी टू physically manipulate a tool or instrument like a hand or a hammer। कि फिजिकली जो साइकोमोटर डोमेन है वो उस एबिलिटी को डिस्क्राइब करता है जिसके अंदर फिजिकल तरीके से बच्चा मैनिपुलेट कर सके किसी एक टूल को, चाहे वो हाथ हो या हथौड़ा हो। ठीक है,
इन चीजों को मतलब वो मैनिपुलेट कर सके, अपने ढंग से चला सके। साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स यूजुअली फोकस ऑन चेंज एंड और डेवलपमेंट इन बिहेवियर एंड और स्किल्स। साइकोमोटर जो डोमेन होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो फोकस करता है चेंज के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर, किस किस चीज में, बिहेवियर में और स्किल्स में। अब देखिए साइकोमोटर में होता क्या है, जैसे हम अपने हाथ को ऐसे हिलाते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सी चीजें होती हैं। माइंड का अपना रोल होता है, मसल्स का अपना रोल होता है, हर चीज का अपना अपना रोल है और उसे हम हिला पाते हैं। अब मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूं ए, ठीक है, लेकिन मेरे हाथ जो है वो कांप रहे हैं और मैं इस तरह से ए लिखने की कोशिश करता हूं, तो साइकोमोटर डेवलपमेंट नहीं हुई है पूरी तरह से। हुई तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं, मतलब मेरा अपने हाथ के ऊपर पूरा काबू नहीं है। यहां मैं अपने हाथ को मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा हूं। मैं इस पेन को चलाना चाहता हूं, इसे मैनिपुलेट करना चाहता हूं इस तरह से ए लिखने के लिए या ऐसी ए लिखने के लिए, तो जिस हिसाब से मैं चाहूं उस हिसाब से मैं इसे चला पाऊं, वो होता है साइकोमोटर डोमेन के अंदर वो चीजें आती हैं। तो इसमें मेन फोकस किस चीज के ऊपर होता है, डेवलपमेंट के ऊपर, बिहेवियर की और स्किल की, कि किस तरह से बच्चा बिहेव करता है और उसने क्या कुशलताएं हासिल कर ली हैं। ब्लूम एंड हिज colleagues never created subcategories for skills in the psychomotor domain. ब्लूम और उसके जो एसोसिएट्स थे, कलीग्स थे, उन्होंने कभी भी जो साइकोमोटर डोमेन था इसकी सब कैटेगरीज नहीं बनाई, इसके लेवल्स नहीं बनाए। बट सिंस देन अदर एजुकेटर्स हैव क्रिएटेड देयर ओन साइकोमोटर टेक्सोनॉमीज। तो साइकोमोटर जो डोमेन है उसको क्लासिफाई कर दिया, उसके लेवल्स बना दिए कुछ दूसरे जो एजुकेशनिस्ट्स हैं उन्होंने। सैमसन 1966 में फर्स्ट प्रपोज्ड क्लासिफिकेशन ऑफ अफेक्टिव डोमेन which was further developed by Harrow in 1972. Harrow presented 6 categories of this domain. Harrow ने 6 कैटेगरीज इसकी दी हैं, किसकी, जो अफेक्टिव डोमेन है उसकी हैरो ने 6 कैटेगरी दी हैं। पहला है परसेप्शन, दूसरा है सेट, तीसरा है गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रेस्पॉन्स, एडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किसकी हैं, ये अफेक्टिव डोमेन की नहीं है, ये साइकोमोटर की ही है, ठीक है, अफेक्टिव डोमेन की नहीं है, ये साइकोमोटर की हैं। एक बार देख लेते हैं। परसेप्शन, सेट, रिस्पॉन्स, गाइडेड, मैकेनिज्म, ये सारी की सारी साइकोमोटर की हैं, ठीक है, ये अफेक्टिव की नहीं है। ये अफेक्टिव यहां पर गलती से जो है मिसप्रिंट हो गया है। तो सैमसन ने किसकी दी है, क्लासिफिकेशन ऑफ अफेक्टिव डोमेन की नहीं, ये क्लासिफिकेशन इन्होंने की किसकी, साइकोमोटर डोमेन की। ठीक है, साइकोमोटर डोमेन की। और आगे इसको डेवलप किया किसने, हैरो ने 1972 में, ठीक है। इन्होंने 6 कैटेगरीज इसकी दी इस डोमेन की। तो वो 6 कैटेगरीज में पहली है परसेप्शन, ठीक है, दूसरी है सेट, तीसरी है गाइडेड रिस्पॉन्स, चौथी है मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रेस्पॉन्स और एडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। परसेप्शन देखते हैं। द एबिलिटी टू यूज सेंसरी क्यूज, जो सेंसेस से संबंधित जो संकेत होते हैं उनको यूज करने की, टू गाइड मोटर एक्टिविटी, ताकि मोटर एक्टिविटी जो शारीरिक और मानसिक जो एक्टिविटी है उसको गाइड किया जा सके। अगर मैं हाथ को उधर ले जाना चाहता हूं तो उधर, उधर ले जाना चाहता हूं तो उधर, इसमें जो सेंसेस हैं उनकी एबिलिटी को इसके अंदर फोकस किया जाता है। किसको, परसेप्शन में। तो परसेप्शन में क्या है, एबिलिटी है क्या यूज करने की, सेंसरी क्यूज को यूज करने की, जो सेंसर्स से संकेत आते हैं उनको यूज करने की, ताकि जो मोटर एक्टिविटी है उसको गाइड किया जा सके। दिस रेंजेस फ्रॉम सेंसरी स्टिमुलेशन थ्रू क्यूज सिलेक्शन।
to translation. Examples: detects non-verbal communication cues, estimate where a ball will land after it is thrown and then moving to the correct location to catch the ball. देखिए इसमें परसेप्शन में होता क्या है, इसमें क्या है कि ये रेंज करती है सेंसरी स्टिमुलेशन से लेकर जो क्यूज सिलेक्शन होता है, जो संकेतिक सिलेक्शन होता है, उस चीज तक ये जाती है और फिर उस चीज को ट्रांसलेट करती है। इसमें एग्जांपल क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो संकेत हैं उनको ये समझ लेती है। अब देखिए, मान लीजिए यहां से एक बच्चे ने बैट से बॉल को हिट किया और ये बॉल इस तरह जा रही है, ठीक है। ये बच्चा यहां पर खड़ा है, एक बच्चा यहां खड़ा है, तो इसे क्या होगा, इस बच्चे को ये पता है कि बॉल गिरेगी कहां, उसे ये पता है कि बॉल लगभग यहां ये जमीन थी, ठीक है, और ये बच्चा यहां खड़ा है, तो इसे पता है कि बॉल यहां गिरनी है। क्लियर? अब परसेप्शन में क्या करेगा, परसेप्शन का मतलब होता है ग्रहण करना। तो इसकी जो सेंसरी एबिलिटीज हैं, सेंसर्स, आंखों ने देखा, ठीक है, सेंसरी एबिलिटी हो गई, आंखों ने देखकर माइंड और जो मतलब दूसरी सेंसेस हैं उनको एक्टिवेट किया माइंड ने। फिजिक और माइंड, मतलब इसमें फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी होती है दोनों मोटर में। तो मोटर एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई, मोटर एक्टिविटीज स्टार्ट हुई तो दिमाग ने पैरों को ऑर्डर दिया और वो वहां से यहां से मूव करके यहां पहुंच गया ताकि बॉल को जो है वो कैच कर सके, ठीक है। तो परसेप्शन में क्या होता है कि जो एबिलिटी है, सेंसरी एबिलिटी, उससे जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसे वो ग्रहण कर सके। इसमें ये जरूरी नहीं कि सिर्फ आंखों से ही, हो सकता है कानों से भी कुछ सुन के वो कुछ मूवमेंट करे, हो सकता है फील करके मूवमेंट करे, जैसे कई बार गर्मी लगती है तो ऐसे हाथ हिला के वो अपने आप को ठंडा करने लगता है इंसान, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो किसमें आती हैं, परसेप्शन में। एबिलिटी होती है सेंसरी क्यूज को ग्रहण करने की। दूसरा है सेट, रेडीनेस टू एक्ट। सेट में क्या होता है, काम करने के लिए तैयार। पहला परसेप्शन, जो भी नॉलेज थी वो सेंसेस से ग्रहण कर ली, फिर सेट आता है, रेडी हो गया काम करने के लिए। इट इंक्लूड्स मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल सेट्स। इसके अंदर क्या क्या आती है, मेंटल, फिजिकल और इमोशनल सेट्स आते हैं। These three sets are dispositions that determine a person's response to different situations, sometimes called mindsets. कई बार इनको माइंडसेट्स भी कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये जो तीन सेट होते हैं, मेंटल, फिजिकल और इमोशनल सेट, ये क्या करते हैं, ये डिस्पोजिशन है, मतलब डिस्पोजिशन का अर्थ आप कहोगे स्वभाव है, ये एक तरह से स्वभाव है जो प्री डिटरमाइन करते हैं, पहले ही निर्धारित कर देता है ये स्वभाव कि किसी आदमी का अलग अलग सिचुएशंस के प्रति क्या रिस्पॉन्स होगा। अगर उसे कोई खुशी की बात मिलती है तो वो क्या रिस्पॉन्स देगा, अगर उसे कोई दुख की बात पता लगती है तो वो क्या रिस्पॉन्स देगा। ये जो रिस्पॉन्स हैं ये स्वभाव होते हैं और वो स्वभाव मेंटल, फिजिकल और इमोशनल बेस पे सेट कर देते हैं इस चीज को कि बंदा किस तरह से बिहेव करेगा। गाइडेड रिस्पॉन्स, अब गाइडेड रिस्पॉन्स में क्या होता है, द अर्ली स्टेज इन लर्निंग ए कॉम्प्लेक्स स्किल दैट इंक्लूड्स इमिटेशन एंड ट्रायल एंड एरर। एडिक्वेसी ऑफ परफॉर्मेंस इज अचीव्ड बाय प्रैक्टिसिंग। क्या होता है, ये अर्ली स्टेज है लर्निंग की, किस चीज को लर्न करने की, कॉम्प्लेक्स स्किल्स को। गाइडेड रिस्पॉन्स कॉम्प्लेक्स स्किल्स को लर्न करने की अर्ली स्टेज होती है ये। इसके अंदर इमिटेशन होता है, ट्रायल होती है और एरर, इन चीजों को इंक्लूड किया जाता है। यानी किसी को देखकर उस जैसा काम करना, फिर उसकी ट्रायल लेना और फिर उसमें जो गलतियां हो उन्हें निकालना। जो एडिक्वेसी है, एडिक्वेट होता है ना, मतलब एडिक्वेसी आप कह सकते हो एक तरह से,
भाई वो एडिक्वेट है इस काम को करने में, मतलब सक्षम है, सक्षमता जो है, एडिक्वेसी ऑफ परफॉर्मेंस इज अचीव्ड बाय प्रैक्टिसिंग। जो सक्षमता है किसी काम को करने की, वो सक्षमता हासिल की जाती है प्रैक्टिस कर करके, ठीक है। तो गाइडेड रिस्पॉन्स में एक तरह से कॉम्प्लेक्स स्किल्स को सीखने की पहली स्टेज है ये, और इसके अंदर प्रैक्टिस कर करके जो परफॉर्मेंस की एडिक्वेसी है उसे अचीव किया जाता है। मैकेनिज्म, दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ लर्निंग ए कॉम्प्लेक्स स्किल। जो कॉम्प्लेक्स स्किल है उसको सीखने की ये बीच की स्टेज होती है मैकेनिज्म। लर्न्ड responses have become habitual and the movements can be performed with some confidence and proficiency। इसमें क्या होता है, जो चीजें बच्चे ने सीखी हैं उन सीखी हुई चीजों को वो अपनी हैबिट में ले आता है, और फिर जो मूवमेंट करता है वो कॉन्फिडेंस के साथ मूवमेंट करता है और प्रोफिशिएंसी के साथ, मतलब बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट हो जाता है, उस चीज को सही सही करता है। जैसे यूज ए पर्सनल कंप्यूटर, पीसी को यूज करना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करता जाता है बच्चा, प्रैक्टिस करता जाता है, तो वो फिर थोड़े दिन के बाद हैबिचुअल हो जाता है उसे यूज करने का, और फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस और प्रोफिशिएंसी जो है आ जाती है, और उसके साथ फिर वो हैंडल करता है अपने पर्सनल कंप्यूटर को। कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, ओवर्ट रिस्पॉन्स जो खुला रिस्पॉन्स है, मतलब जो सबको दिखता है, तो कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, द स्किलफुल परफॉर्मेंस ऑफ मोटर एक्ट्स दैट इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स मूवमेंट पैटर्न्स। ये कॉम्प्लेक्स मूवमेंट पैटर्न्स को ये जो है लेवल, ये उनको अपने अंदर लेता है, कॉम्प्लेक्स मूवमेंट पैटर्न्स को, जटिल प्रोसेस होते हैं इसके अंदर, और ये स्किलफुल परफॉर्मेंस होती है, इसमें स्किल डेवलप हो चुकी होती है। प्रोफिशिएंसी इज आइडेंटिफाइड बाय ए क्विक, एक्यूरेट एंड हाईली कोऑर्डिनेटेड परफॉर्मेंस रिक्वायरिंग ए मिनिमम ऑफ एनर्जी। इसके अंदर क्या होता है, जो प्रोफिशिएंसी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, और वो होती है क्विक होती है, एक्यूरेट होती है और हाईली कोऑर्डिनेटेड होती है। देखिए इसमें क्या है, जो फर्स्ट जो लेवल है, फर्स्ट लेवल में क्या होगा, यहां एक बार देखते हैं। मैकेनिज्म जो है ये इंटरमीडिएट है, गाइडेड रिस्पॉन्स पहली स्टेज है। अब गाइडेड रिस्पॉन्स में क्या है, जैसे अगर किसी ने टाइपिंग सीखी हो, तो टाइपिंग सीखने में क्या करते हैं, पहले वो बताएगा A S D F G, A S D F G H, फिर इधर से सेमीकोलन L K J, सेमीकोलन L K J, और ये इधर आ गया H, A S D F G। ये H सॉरी यहां नहीं आता है, H जो होता है वो हिस्सा होता है किसका, H इधर का, यानी वो गाइड करेगा, गाइडेड रिस्पॉन्स में गाइड करेगा, जो आपको टाइपिंग सिखाएगा कि भाई इस उंगली पे A, इस पे S, D, F, और फिर इसी उंगली से G को दबाना है, इधर से सेमीकोलन L K J और फिर H। तो वो गाइड जो मिली, उस गाइड के अकॉर्डिंग जो भी मतलब हमें निर्देश मिले, उसके अकॉर्डिंग हम टाइपिंग के लिए ऐसे उंगलियां चलाते रहते हैं। फिर होता है मैकेनिज्म, थोड़े समय के बाद इंटरमीडिएट लेवल होता है ये, हमारी जो उंगलियां हैं वो उनके ऊपर चलने लगती हैं, तीनों लाइनों के ऊपर बड़े अच्छे से उंगलियां चलने लगती हैं। ये ASDFG और सेमीकोलन LKGH, इनको बहुत ही अच्छे ढंग से जो है हमारी उंगलियां चलने लगती हैं। यहां मैकेनिज्म आ जाता है, यानी मशीन की तरह वो उंगलियां चलने लग गई, ठीक है। अब क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स है, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स में क्या है, मान लीजिए हमें कोई पैसेज टाइप करना है, अब तो वो ASDFG वाली लाइन या जो ऊपर वाली लाइन या उससे नीचे वाली लाइन, वो लाइनें तो अब ध्यान नहीं रहेंगी ना। अब तो क्या करना है, कभी मान लीजिए एक्वायर ही लिखना है, तो यहां A, यहां Q, यहां U, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जो हमारे लेटर्स होंगे, एक्वायर में C भी आएगा, ACQU,
ठीक है, तो इस तरह से उंगलियां जो हैं वो कभी इस हाथ की चलेंगी, कभी इस हाथ की चलेंगी, लेकिन वो बिना किसी ज्यादा एनर्जी वेस्ट किए बहुत ही एक्यूरेट ढंग से चलने लगती हैं। आपने कोई टाइपिस्ट देखा होगा, वो साइड में पेज की तरफ देखता रहेगा लेकिन उसके हाथ दूसरी तरफ टाइप करते रहेंगे। तो जो टाइपिंग का काम है उसके अंदर आप देखोगे कि उसका क्या होता है, जो बताया यहां पर, एक्यूरेट होती है, क्विक होती है, परफॉर्मेंस एक्यूरेट होती है, उंगली बिल्कुल उसी लेटर के ऊपर जाएगी। हाईली कोऑर्डिनेटेड होती है, हाईली कोऑर्डिनेटेड, वो उंगली लगने के बाद फिर दूसरी उंगली जो है दूसरे लेटर पे कोऑर्डिनेशन के साथ जाएगी, नहीं तो आगे पीछे छप जाएंगे। और इसमें मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है, यानी ध्यान बहुत ही कम लगाना पड़ता है उसे, टाइपिस्ट को। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स परफॉर्मिंग विदाउट हेजिटेशन एंड ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस। बिना हेजिटेशन के वो टाइप करता है और ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस उसकी होती है, उंगलियां अपने आप जाने लगती हैं। यही बात है साइकिल चलाने में। जैसे पहले साइकिल चलाने के लिए क्या होगा, आपको गाइड किया जाएगा, आप उस गाइडेंस के अनुसार जो है जो हैंडल है उसे किस तरफ मोड़ना है, कैसे क्या करना है, वो सब आप देखोगे, चलता रहेगा। फिर प्रैक्टिस करते 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 थोड़े दिनों में आप साइकिल को सीधा चलाना सीख जाओगे। लेकिन उस सिचुएशन में, ये जो बीच वाली सिचुएशन होती है मैकेनिज्म वाली, इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपके सामने अचानक से कुछ आ गया तो आप रोक नहीं पाओगे, आप उसके अंदर ठोक दोगे, क्योंकि वो ब्रेक लगाने वाली जो बात है वो अभी सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वो अभी क्रिएट नहीं हुआ है। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के साथ साथ वो कॉम्प्लेक्स चीजें आपको आ जाएंगी। और फिर होता है कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रेस्पॉन्स। उसमें क्या होगा, मान लीजिए आपके सामने अचानक से, या आप साइकिल पे जा रहे हैं, अचानक से आपके सामने कुत्ता आ गया, आप ब्रेक भी अप्लाई करोगे और इसके इधर से निकाल भी लोगे या इधर से निकाल भी लोगे। तो वो जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं और मिनिमम एनर्जी के साथ बहुत ही एक कोऑर्डिनेट परफॉर्मेंस होती है, एक्यूरेट होती है और बहुत क्विक होती है। ये इस कैटेगरी में कोई हेजिटेशन नहीं होती और ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस चलती है। क्लियर है? नेक्स्ट, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन के लेवल में स्किल्स आर वेल डेवलप्ड, बहुत अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, एंड द इंडिविजुअल कैन मॉडिफाई मूवमेंट पैटर्न्स टू फिट स्पेशल रिक्वायरमेंट। एग्जांपल है रेस्पॉन्स एफिशिएंटली टू अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंसेस। मतलब ऐसे अनुभव जिनकी कभी उम्मीद ही ना की हो, ऐसे अनुभव भी अगर आ जाएं तो उनको भी बहुत ही इफेक्टिव ढंग से बंदा हैंडल कर सके, वो स्किल्स यहां एडेप्टेशन में आ जाते हैं। यानी उस चीज की एडेप्टेशन हो जाती है, ग्रहण कर लेता है पूरी तरह से बंदा। फिर है ऑर्गेनाइजेशन, उन चीजों को ऑर्गेनाइज कैसे करता है। क्रिएटिंग न्यू मूवमेंट पैटर्न्स, नए मूवमेंट पैटर्न्स को क्रिएट करना टू फिट ए पर्टिकुलर सिचुएशन और स्पेसिफिक प्रॉब्लम। लर्निंग आउटकम्स एम्फसाइज क्रिएटिविटी बेस्ड अपॉन हाईली डेवलपमेंट स्किल्स। इसमें स्किल्स बहुत ही ज्यादा डेवलप हो जाते हैं और उसके बेस पे जो आउटकम आते हैं वो एम्फसाइज किस पे करते हैं, क्रिएटिविटी पे। और ये क्रिएटिविटी बेस किस पे होती है, जो हाईली डेवलप स्किल्स होते हैं उनके ऊपर। जैसे मान लीजिए अडेप्टेशन में, जैसे हमने कहा कि भाई वो साइकिल वाली ही बात है, जैसे जब आप पूरी तरह से उस चीज को एक्वायर कर लोगे, अडेप्ट कर लोगे, तो थोड़ा सा अगर अचानक से कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस आ गया, मान लीजिए आपने कभी ऐसे तिरछी कोई चीज है उसके ऊपर कभी साइकिल इस तरह से नहीं चलाई है, लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि आप इसको चला लोगे। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि साइकिल को घुमा देना, उछाल देना, वो ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। यहां पर स्किल्स हाईली डेवलप्ड हो चुके हैं और उनके बेस पे जो दूसरी जो सिचुएशन है, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन आ गई या कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ गई, तो वहां पर सीखे हुए, पहले सीखे हुए जो भी स्किल्स हैं उनकी मदद से कोई दूसरा काम, कोई दूसरी चीज, कोई दूसरा पैटर्न वो निकाल लेना। जैसे कई बार आपने देखा होगा वो इस तरह से होते हैं ना, और फिर इस तरह से, तो यहां से साइकिल भगाते हैं, यहां पर वो गोल 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 घूमते हैं और यहां गिर के चले जाते हैं। तो ये जो गोल गोल घूमने वाली बात,
ये किससे ली? ये तो दूसरे उससे ली ना। हाईली डेवलप्ड स्किल्स हुए, पहले साइकिल ही तो बड़े अच्छे ढंग से चलाना सीखा हुआ, फिर ये स्किल्स जो है उन्होंने डेवलप किए। ठीक है, तो इस तरह से इसमें हाईली डेवलप्ड स्किल्स आ जाते हैं। स्कूल इफेक्टिवनेस, नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा स्कूल इफेक्टिवनेस, कि स्कूल के अंदर क्या इफेक्टिवनेस जो है वो होती है। एक तरह से मान लीजिए ये इफेक्टिव टीचिंग मतलब किस तरह से स्कूल के अंदर होती है, ये उसके ऊपर टॉपिक है। इसमें स्कूल इफेक्टिवनेस में स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन डिजाइन टू प्रोवाइड लर्निंग स्पेसेस एंड लर्निंग एनवायरमेंट्स फॉर द टीचिंग ऑफ स्टूडेंट्स और पीपल अंडर द डायरेक्शन ऑफ टीचर्स। स्कूल जो है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर वो इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि वहां पर टीचर्स एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर, लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें, स्टूडेंट्स की टीचिंग हो सके और वो टीचिंग टीचर्स की डायरेक्शन से हो। तो एटिमोलॉजिकली जो है वर्ड स्कूल डिराइव्स फ्रॉम ग्रीक स्कॉल, ग्रीक वर्ड SCHOLE, स्कॉल से ये वर्ड आया है। और ओरिजिनली जो मीनिंग होता है इसका वो होता है लेजर यानी फ्री टाइम, एंड ऑल्सो दैट इन विच लेजर इज एम्प्लॉयड। और दूसरा क्या होता है, दैट इन विच लेजर इज एम्प्लॉयड, कि वो जगह जहां पर लेजर एम्प्लॉय किया जा सके, मतलब लागू किया जा सके। बट लेटर, लेकिन बाद में, ए ग्रुप टू हुम लेक्चर्स वर गिवन स्कूल, लेकिन बाद में ये एक इसका मीनिंग निकल के आया कि ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिसे लेक्चर्स दिए जा सकते हैं, उसे कहते हैं स्कूल। ए स्कूल टू बी कॉल्ड एन इफेक्टिव स्कूल मस्ट पोजेस सर्टेन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एक स्कूल को हम इफेक्टिव स्कूल तभी कह सकते हैं जब उसमें कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हों। देयर आर वेराइटी ऑफ सच कैरेक्टरिस्टिक्स, और ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स की एक बड़ी वेराइटी है, एंड सम ऑफ देम हैव बीन मेंशन्ड बिलो। उनमें से कुछ जो हैं वो यहाँ पर मेंशन की गई हैं। ये कितनी हैं? 6 जो क्वालिटीज हैं, वो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर डिस्कस की गई हैं जो एक स्कूल को इफेक्टिव स्कूल बनाती हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट current characteristics of school effectiveness can be divided into following 6 types of factors। ये 6 factors हैं। factors related to students, सबसे पहला। factors related to principal, दूसरा। factors related to teachers, factors related to school resources, factors related to teaching learning and evaluation, other factors। तो इन फैक्टर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन से फैक्टर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी होनी चाहिए। तो फैक्टर्स रिलेटेड टू स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं। फैक्टर्स रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, इसमें क्या होना चाहिए? एक क्लियर विजन होना चाहिए, क्लियर एम्बिशन एंड पर्पस टू एक्वायर नॉलेज। यानी स्टूडेंट्स कैसे होने चाहिए? जिसका विजन क्लियर हो, एम्बिशन क्लियर हो और पर्पस क्लियर हो। क्या करने का? ये सब क्या करने के लिए होने चाहिए? ये जस्ट नॉलेज को एक्वायर करने की इनमें ललक होनी चाहिए। दूसरा है स्टूडेंट सेल्फ डिसिप्लिन, स्टूडेंट जो हैं वो सेल्फ डिसिप्लिन होने चाहिए। और तीसरा है गुड बिहेवियर अमंग स्टूडेंट्स, स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं उनका आपस में बिहेवियर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अब बात आती है फैक्टर्स रिलेटेड टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं उनमें देखिए, प्रिंसिपल्स लीडरशिप स्किल्स, जो प्रिंसिपल्स की लीडरशिप होती है उसके स्किल प्रिंसिपल में जरूर होने चाहिए, यानी लीडरशिप स्किल्स सबसे पहले बहुत जरूरी हैं। दूसरा है डज नॉट पार्टिसिपेट एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार के भेदभाव में, भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन यानी पक्षपात जो है वो ना करे प्रिंसिपल किसी के साथ भी। तीसरा है वैल्यूज टीचर्स कंट्रीब्यूशंस, वो अहमियत दे, वैल्यू करे किसका? टीचर्स के कंट्रीब्यूशन का, जो टीचर्स योगदान देते हैं उस योगदान की वैल्यू करे, वो महत्व दे उस चीज को। एबल टू एक्सेप्ट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म फ्रॉम टीचर्स। अब ये कंस्ट्रक्टिव जो क्रिटिसिज्म होता है वो क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का अर्थ आप मान के चलिए कि
रचनात्मक, यानी जो टीचर्स क्रिटिसाइज करें किसी चीज को रचनात्मक तरीके से, तो उसे प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करना चाहिए। उसे ये नहीं मानना चाहिए कि आई एम द प्रिंसिपल एंड दीज आर टीचर्स एंड हाउ कैन दे क्रिटिसाइज एनीथिंग। तो उसे इस हिसाब से होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एटलीस्ट एक्सेप्ट कर सके। नेक्स्ट है एबल टू नो द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ स्टाफ एंड हेंस मेक ए फेयर जजमेंट इन अप्रेजल्स। उसे अपने स्टाफ की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों चीजों का पता होना चाहिए, और इसी वजह से वो क्या कर पाएंगे, एक हेंस मेक ए फेयर जजमेंट, एक सही न्याय कर सके किसमें, अप्रेजल में, मूल्यांकन में। मूल्यांकन जब उनको करना हो प्रिंसिपल को, किसका, टीचर्स का, तो उसे ये पता होना चाहिए कि भाई स्टाफ की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं। उन स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को ध्यान में रखकर ही एक फेयर मूल्यांकन उनको करना चाहिए, यानी उस समय जब मूल्यांकन करें तो उनका जो जजमेंट हो, जो निर्णय हो, वो फेयर हो। थर्ड है फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर, टीचर से संबंधित जो फैक्टर्स हैं। सर्विंग एज गुड रोल मॉडल्स फॉर स्टूडेंट्स, सबसे पहला कि वो स्टूडेंट्स के लिए अच्छे रोल मॉडल की तरह अपना रोल निभाएं। टीचर्स फोकसिंग ऑन लाइफ लॉन्ग एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, टीचर को फोकस करना चाहिए लाइफ लॉन्ग और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, यानी उसे ये मानना चाहिए कि भाई जो लर्निंग है वो तो लाइफ लॉन्ग चलेगी, और उसे ये नहीं मानना चाहिए कि मैंने एमए कर लिया, बीएड कर लिया, अब मुझे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। उसे जो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग में बिलीव करते हुए लर्निंग करते रहना चाहिए, और सेल्फ डायरेक्टेड होइए, मतलब अपने आप हो, कोई कहे या कोई चैप्टर या किसी और चीज की वजह से ये लर्निंग ना हो, ये खुद ब खुद लर्निंग करने की जो है टीचर के अंदर जिज्ञासा हो। पोजेसिंग अ गुड पर्सनैलिटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, ये भी जरूरी है। टीचर की पर्सनैलिटी अच्छी पर्सनैलिटी हो और सेल्फ रेस्पेक्ट भी हो, ये नहीं कि कोई भी कुछ भी कह दे और टीचर बिल्कुल ही कुछ भी ना बोले, मतलब अगर अन्याय भी होता हो तो उसके खिलाफ भी कुछ भी ना कहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट उसके अंदर होनी चाहिए, ईगो नहीं होनी चाहिए, ईगो नहीं होनी चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट होनी चाहिए, गुड पर्सनैलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है ए फोकस ऑन एनरिचमेंट एक्टिविटीज इन टीचिंग एंड लर्निंग, टीचर का जो फोकस हो वो किसके ऊपर हो, एनरिचमेंट एक्टिविटीज की तरफ हो, यानी जो बच्चे को एनरिच कर सकें, उसे पॉजिटिव वे में कुछ दे सकें। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअलिज्म अमंग टीचर्स, टीचर्स के अंदर बौद्धिक जो ज्ञान है वो होना चाहिए, इंटेलेक्चुअलिज्म होनी चाहिए। इंटेलेक्चुअलिज्म का अर्थ है बौद्धिक कॉन्सेप्ट से, तो उनके अंदर जो है बुद्धि संबंधी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो होने चाहिए। इंटेलेक्चुअलिज्म उनमें बौद्धिकवाद जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट है शुड बी एजेंट ऑफ चेंज, टीचर को शुड बी एजेंट्स ऑफ चेंज, टीचर्स को चेंज के एजेंट होना चाहिए, यानी वो चेंज करने वाले होने चाहिए बाय बीइंग क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, क्रिएटिव और इनोवेटिव होकर उन्हें अपने तरीकों में, जो पढ़ाने के तौर तरीके हैं उनमें बदलाव लाना चाहिए, स्टूडेंट के बिहेवियर में बदलाव लाना चाहिए, यानी चेंज के वो एजेंट होने चाहिए। नेक्स्ट है फैक्टर्स रिलेटेड टू स्कूल रिसोर्सेज, स्कूल रिसोर्सेज से संबंधित जो फैक्टर्स हैं वो, अब देखिए स्कूल में रिसोर्सेज होना बहुत ही जरूरी है। अगर स्कूल में रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो स्कूल किस तरह से कामयाब हो पाएगा। तो सबसे पहला जो स्कूल रिसोर्सेज की बात आती है, अवेलेबिलिटी ऑफ नर्सरी फिजिकल एमिनिटीज, एमिनिटीज होती हैं आराम सुख सुविधाएं, ठीक है। तो जो नर्सरी के बच्चे आते हैं उनके आराम और सुख सुविधाओं की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होनी चाहिए, मतलब मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन रिसोर्स में सक्षम होनी चाहिए, यानी एक तरह से अगर कोई टीचर नहीं है तो उस टीचर को प्रोवाइड करवाए, कोई मान लीजिए पीएन नहीं है तो पीएन को प्रोवाइड करवाए, तो ये ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करवाने में मैनेजमेंट सक्षम होनी चाहिए। नेटवर्किंग बिटवीन स्कूल्स, आपस में दूसरे स्कूल से स्कूल को जुड़ा हुआ होना चाहिए। एंड एडमिनिस्ट्रेशन दैट हैज कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, और एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए जिसमें
जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन जो है, स्कूल प्रशासन, वो किसके बारे में कंसर्न हो, चिंतित हो? वेलफेयर के बारे में, स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के भले के बारे में जो स्कूल प्रशासन सोचे, वो प्रशासन स्कूल में होना चाहिए। नेक्स्ट है हैविंग सफिशिएंट नंबर ऑफ एक्सपीरियंस्ड टीचर्स। स्कूल रिसोर्सेज में स्कूल के पास सफिशिएंट नंबर ऑफ एक्सपीरियंस्ड टीचर होनी चाहिए। ये नहीं, आजकल क्या करते हैं कि एक्सपीरियंस्ड टीचर्स को लेते नहीं है, जस्ट कोई +2 किए हुए है, कोई बीटेक किए हुए है। बीटेक वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश एमए को नहीं लेते, एमए इंग्लिश को नहीं लेंगे। वो प्राइवेट स्कूल्स में आमतौर पे आप देखना एमए इंग्लिश को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि बीटेक वाला कम पैसे में इंग्लिश पढ़ा देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस्ड टीचर जो है वो स्कूल के अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल एड इन आईसीटी फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि टीचर्स और स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल एड मिल सके। किसके लिए? आईसीटी के लिए। आईसीटी क्या होती है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए टीचर्स को भी हेल्प मिले फाइनेंशियल, और स्टूडेंट्स को भी फाइनेंशियल हेल्प मिले। किसकी तरफ से? स्कूल की तरफ से। ऐसे प्रबंध स्कूल के अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट है फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचिंग, लर्निंग एंड इवेल्युएशन। टीचिंग, लर्निंग और इवेल्युएशन से जो फैक्टर्स रिलेटेड हैं, इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग होनी चाहिए। एक तो लर्निंग जो है वो बहुत ही इफेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, जो स्कूल का एनवायरनमेंट है। पहला तो इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग, प्रभावकारी टीचिंग लर्निंग होनी चाहिए स्कूल में। दूसरा पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ताकि बच्चा बड़े आराम से सीख सके। नेक्स्ट है इफेक्टिव इवेल्युएशन एंड मॉनिटरिंग। और इवेल्युएशन एंड मॉनिटरिंग, जांच पड़ताल जो की जाए, जो बच्चों की कॉपियां चेक की जाए, एग्जाम चेक किया जाए, वो सारा का सारा बहुत ही इफेक्टिव, प्रभावकारी होना चाहिए। इसके बाद आता है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स के अंदर रेस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टाफ ऑफ ऑल कैटेगरीज। चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो वाइस प्रिंसिपल हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे पीएन हो, चाहे स्वीपर हो, ठीक है। मतलब सब के बीच में, चाहे ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, कोई भी हो, सब के बीच में एक रेस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग की भावना जो है वो होनी चाहिए। यहां तक के प्रिंसिपल को रेस्पेक्ट एक स्वीपर की भी करनी चाहिए, पीएन की भी करनी चाहिए, वाइस प्रिंसिपल की भी, टीचर्स की भी। और इसी तरह से स्वीपर को भी, पीएन को भी, टीचर्स को भी, वाइस प्रिंसिपल को भी, मतलब आपस में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग सबकी होनी चाहिए। दूसरा है ग्रेटर कोऑपरेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड टीचर एंड अमंग टीचर्स। एक बहुत जबरदस्त कोऑपरेशन होना चाहिए प्रिंसिपल और टीचर के बीच में, और आपस में टीचर्स के बीच में। ये नहीं होना चाहिए कि टीचर्स आपस में एक दूसरे की टांग खींचते रहे, उससे मतलब जो है इफेक्टिव टीचिंग नहीं हो पाएगी। अब देखिए वो कैसे नहीं हो पाएगी। मान लीजिए ये एक क्लास है, ठीक है, इसमें टीचर ए आया, इसने पढ़ाया। टीचर ए आने के बाद, पढ़ाने के बाद, इसमें ये टीचर ए जो है वो चला गया। क्लियर है? टीचर ए यहां से चला गया, अब आया टीचर बी। जब टीचर बी आया तो टीचर बी ने क्या किया? ए को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। जब ए का क्रिटिसिज्म किया टीचर बी ने, तो स्टूडेंट्स के माइंड में क्या गया? नेगेटिव फॉर ए एज वेल एज नेगेटिव फॉर बी। ए को तो नेगेटिव कर दिया बी ने, और बी ने अपने आप को स्टूडेंट्स के सामने नेगेटिव कर ही लिया कि भाई ये भी बेकार ही टीचर है जो उसकी मतलब इस तरह से बुराई कर रहा है। तो वो जो इफेक्टिवनेस है वो नहीं आ पाएगी। अगर प्रिंसिपल जाके टीचर्स की बुराई करता फिरेगा स्टूडेंट्स के सामने या कहीं भी, तो भी वो इफेक्टिवनेस टीचिंग में टीचर की आ ही नहीं सकती। तो ए पॉसिबल डेफिनेशन ऑफ एन इफेक्टिव स्कूल synthesized from above factors related to school effectiveness can be given as below। तो एक डेफिनेशन जो है इफेक्टिवनेस की, स्कूल इफेक्टिवनेस की, वो ये दी जा सकती है ऊपर के फैक्टर्स के बेस पे। क्या है वो? एन इफेक्टिव स्कूल इज वन विद एन इफेक्टिव एंड फेयर प्रिंसिपल। इफेक्टिव स्कूल वो है जिसमें एक इफेक्टिव और फेयर प्रिंसिपल है। विद ए शेयर्ड विजन एंड मिशन स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस इन ऑल फील्ड्स। और उस स्कूल का विजन और मिशन
क्या होना चाहिए, स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस इन ऑल फील्ड्स, कि वो कार्यरत रहे। स्ट्राइविंग होता है मतलब जबरदस्त इच्छा हो उसकी एक्सीलेंस पे पहुंचाने की स्टूडेंट्स को हर फील्ड में। हैज इफेक्टिव कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन अमंग इट्स स्टाफ, स्टाफ के अंदर कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन बहुत ही जबरदस्त हो। एंड एंश्योर्स ए कंडक्टिव एंड सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट, और ये एंश्योर करे एक कंडक्टिव और सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट को। कंडक्टिव एंड सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट, कंडक्टिव का अर्थ हो गया यहां पर अनुकूल, अनुकूल, तो लर्निंग के अनुकूल एक सेफ एनवायरनमेंट जो स्कूल प्रोवाइड करे, वो जो स्कूल है बहुत ही इफेक्टिव स्कूल होगा। तो स्कूल इफेक्टिवनेस के लिए ये सब चीजें जरूरी हैं। सो दिस वाज आवर लास्ट वीडियो। ठीक है, टॉपिक जो फर्स्ट यूनिट है वो हमारी यहां पर क्लियर होती है। एक बार इसके जो मेन टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के बारे में क्या है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देखनी है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में पहले आया था स्टडी ऑफ सोल, फिर आया स्टडी ऑफ माइंड, कॉन्शियसनेस एंड बिहेवियर। इसमें एक वो डेफिनेशन भी है कि साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, फर्स्ट ऑफ ऑल इट लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड, देन कॉन्शियसनेस एंड स्टिल इट हैज सम बिहेवियर इन इट। फिर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के स्कूल्स, अलग अलग लोगों ने कुछ प्रिंसिपल्स के बेस पे अलग अलग मत बनाए थे। उसमें क्या था, स्ट्रक्चरलिज्म था, फंक्शनलिज्म था, गेस्टल्ट साइकोलॉजी थी, बिहेवियरलिज्म था, और साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी थी, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी थी। फिर था मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के मेथड्स क्या हैं। तो ये साइकोलॉजी के मेथड्स जो हैं वो नीचे हैं, वो एक बार देख लेते हैं। साइकोलॉजिकल मेथड्स क्या थे, ये थे ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, केस स्टडी मेथड, सर्वे मेथड, साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यू और सोशियोमेट्री। ऑब्जर्वेशन जो थी वो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन थी और लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन थी। एक्सपेरिमेंट क्या थे, एक्सपेरिमेंट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सटर्नस वेरिएबल, ये वेरिएबल्स को एक बार फिर से समझ लीजिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो फ्लक्चुएट कर सके, यानी टीचर ने कोई भी काम दिया तो ये जो वेरिएबल है जो टीचर ने दिया ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ये पहुंचा स्टूडेंट तक, स्टूडेंट ने इसके बेस पे कुछ आउटपुट दिया, तो ये जो आउटपुट दिया ये होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, इस वेरिएबल के ऊपर। कुछ एक्सटर्नस जो वेरिएबल होते हैं जो टीचर की पहुंच से बाहर होते हैं, यानी क्लास का कितना मतलब एनवायरनमेंट किस तरह का है, क्लास रूम कितना बड़ा है, क्लास कितनी बड़ी है, ये सारी चीजें एक्सटर्नस वेरिएबल्स होते हैं जो टीचर की पहुंच से बाहर होते हैं। एक्सपेरिमेंट के बाद था हमारा केस स्टडी मेथड, सर्वे मेथड, उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट में 4 चीजें थी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रैक्टिकेबिलिटी। उसके बाद इंटरव्यू, इंटरव्यू में भी 2 चीजें थी, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसमें तो क्वेश्चंस पहले से तैयार होते हैं, उन्हीं के आंसर्स लिए जाते हैं और मोस्टली ऑप्शंस दिए जाते हैं, उन ऑप्शंस में से एक जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करके देना होता है। अनस्ट्रक्चर्ड में ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। दूसरा, जो इंटरव्यूअर है वो फ्री होता है किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछने के लिए, और इंटरव्यूई जिसका इंटरव्यू लिया जाता है वो एकदम से क्लियर रहता है, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो कैसा भी आंसर दे सकता है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में वो कैसा भी आंसर दे सकता है, छोटा बड़ा कैसा भी। उसके बाद सोशियोमेट्री, और सोशियोमेट्री के बाद लॉन्गिट्यूडनल मेथड और क्रॉस सेक्शनल मेथड। लॉन्गिट्यूडनल मेथड क्या था, जैसे 50 बच्चे लिए सेम एज ग्रुप के, और उनको जैसे मान लीजिए इन्फेंसी से लेके 20 साल के जब तक वो हुए 20 इयर्स तक इनको स्टडी किया, तो ये था लॉन्गिट्यूडनल मेथड। इसकी कमी क्या थी कि इसमें जो जिन लोगों के ऊपर स्टडी की जाती थी, जो सब्जेक्ट था वो कई बार लॉस हो जाता था सब्जेक्ट का, यानी
जिन लोगों के ऊपर स्टडी की जाती थी वो हो सकता है कहीं मर जाते या कहीं देश छोड़ के चले जाते या कहीं और चले जाते, मतलब उनकी अवेलेबिलिटी कई बार नहीं हो पाती थी। तो उसी के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आया क्रॉस सेक्शनल मेथड। इसमें क्या करते थे, 50 बच्चे लिए, 10 ले लिए जैसे इनफेंसी टू 5 years, फिर 10 ले लिए 5 to 10 year, 10 ले लिए 10 to 15, और फिर 10 ले लिए 15 to 20 year। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 40 स्टूडेंट्स मान लीजिए उसने लिए। तो इस तरह से ये क्रॉस सेक्शनल होता था, अलग अलग एज ग्रुप के कुछ स्टूडेंट्स को लेके उनको स्टडी करना। रिजल्ट दोनों के लगभग सेम आते हैं, लॉन्गिट्यूडनल के भी और क्रॉस सेक्शनल के भी। तो ये हुआ हमारा जो साइकोलॉजी वाला था। नेक्स्ट आया था हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी के स्कोप्स, रेलिवेंस और नेचर। स्कोप क्या क्या थे, लर्नर, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग सिचुएशन, टीचिंग सिचुएशन, इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग परफॉर्मेंस, इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग परफॉर्मेंस एंड टीचर। इसको मैंने कैसे बताया था, लर्नर याद करिए, टीचर याद करिए, ठीक है। फिर लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग सिचुएशन और टीचिंग सिचुएशन, उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग परफॉर्मेंस। नेक्स्ट था रेलिवेंस, किस चीज से ये रेलिवेंट है, increases understanding about learner, to understand stages of development, to know the learner, to understand individual differences, to understand influence of heredity and environment, to understand mental health of child, to provide guidance and counseling to learner, to inculcate positive and creative discipline। और दूसरा था to understand the nature of classroom learning। तीसरा था टू नो हिमसेल्फ और हरसेल्फ, मतलब टीचर अपने आप को जान पाए। ये रेलिवेंस थी, किस तरह से मतलब जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर की मदद करती है। फिर था नेचर। नेचर में क्या था, साइंटिफिक नेचर है इसकी एजुकेशनल साइकोलॉजी की। ये एक पॉजिटिव साइंस है, अप्लाइड साइंस है, बोरोज फ्रॉम साइकोलॉजी। फिर है ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन के, इसको किस तरह से अप्लाई किया जाए। नेक्स्ट है इसमें जो टीचिंग है। फिर टीचिंग के ऊपर हमने डिस्कस किया था, टीचिंग के ऊपर जो डिस्कशन किया था वो क्या था, टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल प्रिंसिपल्स, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड मैक्सिम्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या था, कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस है, प्रोफेशनल एक्टिविटी है, आउटपुट इमेनेटिंग फ्रॉम टीचर, आर्ट एज वेल एज साइंस, डोमिनेटेड बाय यूज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरेक्टिव प्रोसेस है ये, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ वेरियस एक्शंस है, एमेनेबल टू साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस, मतलब इसके अनुकूल है ये, इसको साइंटिफिक तरीके से ऑब्जर्व और एनालाइज किया जा सकता है, किसे, टीचिंग को। नेक्स्ट है कैरिड आउट इन वेरियस फॉर्म्स एंड स्टाइल्स, इसे अलग अलग फॉर्म्स और स्टाइल्स में कैरी आउट किया जा सकता है। हर टीचर की अपनी वो होती है, हर टीचर का अपना स्टाइल होता है, ठीक है। तो हर टीचर अपने स्टाइल से जो है काम करवाता है। तो वो क्या था, कैरिड आउट इन वेरियस फॉर्म्स एंड स्टाइल्स। नेक्स्ट है जनरल प्रिंसिपल। जो जनरल प्रिंसिपल्स थे एजुकेशन के वो देखते हैं क्या क्या थे, डेफिनिट गोल्स, प्लानिंग, यूटिलाइजिंग पास्ट एक्सपीरियंस, फ्लेक्सिबिलिटी, linking with real life, child centeredness, correlating with other subjects। इसमें टीचर को कोरिलेट करना होता है अपने सब्जेक्ट को भी और जो पढ़ाया है उस चीज को भी। मेकिंग प्रोविजंस फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो उनके लिए अलग अलग कुछ प्रबंध करना, प्रोविजंस करना, कुछ ना कुछ, मतलब ताकि वो अलग लेवल पे सीख सकें। इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज, एक्टिव पार्टिसिपेशन, कंडक्टिव एनवायरनमेंट एंड प्रॉपर कंट्रोल। नेक्स्ट था साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, चेंज, रेस्ट एंड रेक्रिएशन। मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, चेंज, रेस्ट एंड रेक्रिएशन। रेक्रिएशन मतलब मनोरंजन। रिपीटिशन एंड एक्सरसाइज, सिंपैथी एंड कोऑपरेशन, फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू सेंसेस। क्योंकि क्या था इसके अंदर, क्या था, क्या देखा था हमने
कि जब एक से ज्यादा सेंसर्स लागू होती हैं किसी चीज को सीखने में तो वो चीज जल्दी सीखी जाती है। नेक्स्ट है एनकरेजिंग सेल्फ लर्निंग, fostering creativity and self exploration, utilizing group dynamics and remedial teaching। remedial teaching पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। क्या था remedial teaching? मान लीजिए क्लास में 40 बच्चे हैं, 38 बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, 2 नहीं कर रहे हैं, 2 थोड़ा पीछे हैं। तो टीचर को क्या चाहिए कि वो कॉज का पता लगाए। किस चीज का? कॉज का, कि भाई क्यों, क्या प्रॉब्लम है, ये बच्चे पीछे क्यों चल रहे हैं, और अलग टाइम निकालकर इस कॉज को जब रिमूव कर देगा टीचर तो वो रिमीडियल टीचिंग कहलाएगी। जब वो कॉज रिमूव हो जाएगा तो ये 2 बच्चे भी बाकियों की तरह से अच्छे से परफॉर्मेंस देने लगेंगे। नेक्स्ट था मैग्जिम्स, नॉन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, एनालिसिस टू सिंथेसिस, पर्टिकुलर टू जनरल, इंडक्शन टू डिडक्शन, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, नियर टू फार, होल टू पार्ट एंड डेफिनेट टू इनडेफिनेट। तो इस तरह से ये जो था हमारा टीचिंग वाला पार्ट था, इसमें हमने ये पोर्शन किया। नेक्स्ट टीचिंग में ही जो है वो देखिए क्या था, स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। स्ट्रक्चर वेरिएबल्स में क्या क्या है, जो स्ट्रक्चर है या वेरिएबल्स जो हैं, तो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो टीचर है, डिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट है, और इंटरवेनिंग वेरिएबल जो कंटेंट और स्ट्रेटेजी है, जो बीच का, दोनों के बीच का जो वेरिएबल है। नेक्स्ट था फेजेस एंड स्टेजेस, प्री एक्टिव फेज, दूसरा इंटरेक्टिव फेज, और इसमें तीसरा भी है पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज, प्री एक्टिव में क्या होता है, जो लर्नर की नीड्स वगैरह होती हैं उनको देखते हुए गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट होता है, यानी पूरी प्लानिंग होती है ये, ठीक है, इसमें प्लानिंग होती है। इसमें जो है वो पढ़ाया जाता है क्लासरूम के अंदर, और पोस्ट एक्टिव में उस चीज को जांचा जाता है। फिर लेवल्स आए थे, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। 3 लेवल बताए थे, पहला मेमोरी लेवल, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा रिफ्लेक्टिव लेवल। उसके बाद थी कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग स्किल्स, टीचिंग बिहेवियर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन चीजों में टीचर को कॉम्पिटेंट होना चाहिए, जो कॉम्पिटेंसी ऑफ टीचिंग थी। ये देखिए, ये इंटरेक्टिव फेज के बाद ये आया पोस्ट एक्टिव फेज, ये रहा, ठीक है। इसके बाद था टीचिंग या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? एनसीईआरटी की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 6 थी ये, नॉलेज, परसेप्शन, एप्लीकेशन, स्किल्स, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। फिर ब्लूम्स की थी, ब्लूम्स ने कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन को तो किया था, साइकोमोटर डोमेन को ब्लूम ने नहीं किया था। ब्लूम ने सिर्फ ये डोमेन दिया था, इसके ये लेवल्स नहीं किए थे, ये लेवल्स किए थे किसी और ने, क्लियर है। तो कॉग्निटिव डोमेन में नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्युएशन, ये चीजें आई थी। मतलब इनको उल्टा करके देखना है, ये सबसे नीचे, सबसे लो लेवल की ये, फिर उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर। इसी तरह से यहाँ पे था, ये सबसे नीचे, ये उससे ऊपर, ये उससे ऊपर, ये उससे, ये उससे, इसी तरह यहाँ पे ये सबसे नीचे था, ठीक है। तो इनको दोबारा से अलग करके देखना है। नेक्स्ट है इसमें हमारा स्कूल इफेक्टिवनेस, जो हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक था। स्कूल इफेक्टिवनेस जो हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया है। फैक्टर्स रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स से रिलेटेड जो फैक्टर्स थे उनका विजन और पर्पस क्या होना चाहिए, नॉलेज का होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए और गुड बिहेवियर उनका होना चाहिए। फिर फैक्टर्स रिलेटेड टू प्रिंसिपल आए थे, लीडरशिप स्किल, नो डिस्क्रिमिनेशन ट्रीटमेंट, डिस्क्रिमिनेटरी मतलब पक्षपात पूर्ण ट्रीटमेंट ना हो, वैल्यू, टीचर्स कंट्रीब्यूशन, एक्सेप्टिंग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, अंडरस्टैंड स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ स्टाफ, जब वो अपनी जजमेंट करे तब। नेक्स्ट था फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर्स, टीचर्स से रिलेटेड जो फैक्टर्स थे, रोल मॉडल होने चाहिए, लाइफ लॉन्ग और सेल्फ लर्निंग पे फोकस होना चाहिए, पर्सनैलिटी और सेल्फ रेस्पेक्ट अच्छी होनी चाहिए, फोकस ऑन एनरिचमेंट एक्टिविटीज, एनरिचमेंट एक्टिविटीज हो, इंटेलेक्चुअलिज्म हो, बौद्धिज्म, बौद्धिकवाद एंड क्रिएटिव एंड इनोवेटिव होने चाहिए टीचर्स। फिर था फैक्टर्स रिलेटेड टू स्कूल रिसोर्सेज, स्कूल रिसोर्सेज के जो फैक्टर्स थे वो क्या क्या थे। पहला था इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, हैविंग कंसर्न ऑफ वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स और sufficient number of experienced teacher, financial aid in ICT. फिर factors related to teaching, learning, evaluation and other factors. ठीक है,
ये टीचिंग लर्निंग और अदर फैक्टर्स जो टीचिंग लर्निंग में थे क्या थे, इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग, पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, इफेक्टिव इवेल्युएशन। इसमें अदर फैक्टर्स में क्या थे, आपस में स्टाफ के जितने भी मेंबर्स है चाहे वो कैसे भी हैं, सब में अंडरस्टैंडिंग और रेस्पेक्ट हो, कोऑपरेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड टीचर्स एंड अमंग टीचर्स, टीचर और प्रिंसिपल के बीच में और टीचर्स के बीच में आपस में जो कोऑपरेशन हो वो होना चाहिए। तो ये हमारा जो है चैप्टर यहां पर कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपना सेकंड चैप्टर। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।